Hi everyone and a very good evening to all of you and you are most welcome to Selection Target। कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी प्रैक्टिस क्लास में। तो सब कुछ क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दें ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं, तो फिर शुरू किया जाए आज का सेशन। चलिए, ओके क्लियर है, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। राधे राधे, नमस्कार, गुड इवनिंग। तो फिर शुरू किया जाए बिना किसी देरी के, क्योंकि सेशन लंबा होता है, बहुत लेट नहीं करेंगे हम लोग, है ना। चलिए, गॉड ब्लेस यू देवेन जी। चलिए ओके, तो शुरू करते हैं आज की सिलेक्शन वाली जो प्रैक्टिस है। वो प्रैक्टिस आज आपकी है कौन सी? 4 नंबर की, ठीक है। आज चौथे नंबर की प्रैक्टिस है और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर दीजिएगा। चलिए, नमस्कार एवरीवन, आंसर दीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज अ पर्सन हु इंस्पायर्स और इन्फ्लुएंसेस अदर्स, स्पेशली वन प्रोमिनेंट इन अ पर्टिकुलर स्फीयर, वो क्या कहलाता है? देखो, आप लोग मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि एक बार जिनकी जैसे स्क्रीन नहीं शो हो रही है प्रीति जी आपकी, तो आप बैक करके फिर से ओपन कर लीजिए, ठीक है। ऐसा हो जाता है कभी कभी एक आध नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, तो क्लास को बैक करके फिर से खोल लिया कीजिए, तो सब कुछ सही दिखाई देगा आपको। ऐसे व्यक्ति को ल्यूमिनरी कहा जाता है जो व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति है वो किसी स्पेसिफिक प्रोफेशन में एक्सपर्ट है, तो और वो सबको इंस्पायर भी कर रहा है, तो उसको ल्यूमिनरी कहा जाता है। याद रखिएगा, स्पेलिंग क्या होगी? LUMINARY, ल्यूमिनरी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 इज द बकेट वॉज फिल्ड वाटर। इसमें क्या होगा बता दीजिएगा। देखिए, एक बार हमेशा याद रखिएगा कि फिल के साथ में विथ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है और फुल के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहाँ पर फिल्ड विथ वाटर होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा? फिल्ड विथ वाटर होगा, याद रखिएगा। यानी जो बकेट है वो पानी से भरी गई है, तो फिल्ड विथ वाटर। फुल होता है तो ऑफ लगाते हैं, जैसे मैंने कहा कि दिस बॉक्स इज फुल ऑफ बुक्स, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें फिलहाल सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इनमें से कौन सा सेंटेंस जो ग्रामेटिकली करेक्ट है बता दीजिए। बी आंसर बच्चे चूज कर रहे हैं, कुछ लोग ए भी कर रहे हैं। देखिए, आपको बात समझना होगा, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, जिन्होंने नहीं सीखा वो सीख लें फिर से एक बार। जो एनफ होता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों का काम करता है। तो एनफ जब एडवर्ब का काम करता है तो यह एडजेक्टिव के बाद में इस्तेमाल होता है। किसके बाद इस्तेमाल होता है? एडजेक्टिव के बाद में इस्तेमाल होता है, जब एनफ एडवर्ब का काम करता है तब। तो रिच क्या है बेटा? रिच आपका एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला जो एनफ होगा वो क्या होगा बेटा? वो आपका हो जाएगा एडवर्ब हो जाएगा। तो ये जो एडवर्ब है ये रिच के बाद में लगेगा, तो रिच एनफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। ऐसा कौन सा सेंटेंस है? तो बी वाला है, देखिए रिच एनफ लिखा हुआ है टू बाई अ कार, सो यहाँ पर बी आंसर जो होगा वो एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, यदि आप भूल गए हैं तो आपका रिवीजन हो जाएगा। माई अंकल इज रिच इनफ टू बाई अ कार, इज दैट क्लियर? ओके,
नेक्स्ट इज फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, इसमें क्या होगा बता दीजिए। चलिए बताइए, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। फोर का ए आंसर कर रहे हैं। अच्छा, सोचा आप लोगों ने, कोशिश की, सोच विचार करके आंसर कर रहे हैं ना। देखिए, फोर का ए और डी किसी ने किया है, जिन्होंने डी किया है वो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं। शाबाश बेटा, शाबाश। केवल आंसर ही चूज नहीं करना है, लॉजिक भी तो होना चाहिए ना। लिखा है कि वॉकिंग अलोंग द रोड एन ओल्ड मैन रैन ओवर द लॉरी। मतलब आप कह रहे हैं कि एक जो बूढ़ा व्यक्ति है वो मतलब वो लॉरी मतलब समझते हैं ना, ट्रक जो होता है ना? वो उसके ऊपर क्या हो गया, वो उसको चढ़ा गया, मतलब उसके ऊपर उसको कुचल दिया। मतलब एक बूढ़े व्यक्ति ने, रैन ओवर का मतलब होता है उसके ऊपर चढ़ा देना, कुचल देना। मतलब एक बूढ़े व्यक्ति ने लॉरी को कुचल दिया, आप ये कह रहे हैं। वाह वाह वाह। इतना बुजुर्ग ताकतवर कौन है भाई। फिर लिखा है वॉकिंग अलोंग द रोड एन ओल्ड मैन रैन बिहाइंड द लॉरी। तो कोई भी लॉरी के बिहाइंड नहीं भागता है कि रॉन्ग के कि रोड में लॉरी के बिहाइंड भाग रहा है, ये भी सेंस नहीं है। रनिंग अलोंग द रोड द लॉरी रैन ओवर एन ओल्ड मैन। लेकिन यहां पर भाग कौन रहा है, रनिंग अलोंग द रोड, और ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। इसके बाद में जो भी नाउन दिया होगा या प्रोनाउन दिया होगा वो इसको रिलेट करेगा, जो मैंने आपको पढ़ाया था मिस पार्टिसिपल वाले रूल में। लेकिन लॉरी जो है ना वो रोड पे नहीं भाग रही है, मतलब अलोंग द रोड मतलब जैसे बुजुर्ग व्यक्ति ना रोड पे चल रहा है, उसकी बात हो रही है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या होगा, ये भी गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, इट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इट रनिंग, सॉरी इट नहीं लगाना पड़ेगा, ही लगाना पड़ेगा। ही रनिंग अलोंग द रोड, ही किसके लिए आया, बुजुर्ग मैन के लिए आया हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल ये गलत है, मिस रिलेशन वाला रूल है यहाँ पर, मिस पार्टिसिपल वाला। तो द लॉरी रैन ओवर एन ओल्ड मैन वॉकिंग अलोंग द रोड, यानी कि लॉरी जो है वो एक बुजुर्ग व्यक्ति के ऊपर चढ़ गई, वॉकिंग अलोंग द, जब वो क्या है रोड के मतलब रोड पे चल रहा था तब। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो होगा यहाँ पर सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। रनिंग का सेंस ही नहीं है, बुजुर्ग आदमी है उसको आप दौड़ाए हैं, पीटी ऊषा बनाए हैं। तो सी भी नहीं होगा। और फिर यहाँ पर मिस रिलेट का पार्टिसिपल भी नहीं लग रहा, रूल भी नहीं लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज आई मे गो टू द स्विमिंग क्लास टुमारो इफ आई हैव रिकवर्ड फ्रॉम द कोल्ड। इसमें क्या होगा बताइए, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। देखिए आराम, टाइम लेना चाहते हैं आप टाइम लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, है ना। मुझे तो वो मिल नहीं पा रहा है टाइमर, वरना मैं इसमें टाइमर भी लगा दूं कि आपको इतने सेकंड्स के अंदर आंसर देना है, लेकिन वो भी नहीं मिल पा रहा है। कैसे लगाते हैं पता नहीं है, पर उसको खोजूंगा मैं। आई मे गो टू द स्विमिंग क्लास टुमारो इफ आई रिकवर्ड फ्रॉम द कोल्ड। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, क्या लिखा है, आई मे गो टू द स्विमिंग, यानी कि मैं स्विमिंग जा सकता हूं, स्विमिंग क्लास जा सकता हूं कल से। इफ, यदि मैं रिकवर हो जाता हूं, सुनिएगा, यदि मैं रिकवर हो जाता हूं तो मैं कल से स्विमिंग क्लास जा सकता हूं। तो यहां पर क्या होगा, रिकवर, यहां पर हो जाएगा आपका रिकवर हो जाएगा, याद रखिएगा भाई, पहले वो रिकवर होगा। ठीक है, इफ आई रिकवर, जब वो रिकवर फिर कहेगा आई मे गो टू द स्विमिंग। ठीक है, ये प्रेजेंट टेंस में है। प्रेजेंट टेंस मतलब में क्या होता है, प्रेजेंट टेंस होता है, तो रिकवर भी क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। तो आई मे गो टू द स्विमिंग क्लास टुमारो इफ आई रिकवर फ्रॉम द कोल्ड, यदि मैं कोल्ड से रिकवर हो जाऊंगा तो मैं कल से क्या है जाऊंगा स्विमिंग क्लासेस। तो इसमें मिस्टेक जो है वो बी ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, टेंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों घटनाएं, हाँ मैं बिल्कुल सही है, क्योंकि रिकवर होने के बाद भी मतलब फिर आदमी सोचता है ना, तुरंत थोड़ी चला जाता है, एक बार दिमाग में सोचता है। और मैंने आपको बताया कि जो सेकेंड वाला क्लॉज होता है
इसमें मे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस अगर कहीं पर भी संभावना है तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मे भी हो सकता है, विल भी हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं, कैन भी हो सकता है, ये भी मैंने पढ़ाया है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या होगा? द लॉयर आस्क्ड इफ इट वॉज वर्थ टू टेक द मैटर टू कोर्ट। इसमें क्या होगा बताइए। ठीक है, देखिए अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि वर्थ के बाद में क्या आता है? जीरंड आता है, ना कि इन्फिनेटिव आता है। तो वर्थ टेकिंग होगा, याद रखिएगा। ये तो नियम आपको पता होगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे जिन्होंने बहुत डिटेल को अच्छे से पढ़ा है, उनका कभी कभी ये रहता है कि सर हमने इतना डिटेल पढ़ा है फिर भी फिर भी हमसे मिस्टेक होती है। तो बात यह है कि डिटेल को पढ़ लेने से, जैसे मैंने पढ़ाया आपने पढ़ लिया, इससे काम नहीं चलने वाला है। अगर मैंने आपको पढ़ाया है तो आपको हर पॉइंट को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। एक होता है कि कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, हम उसकी क्लास ले रहे हैं, बराबर ले रहे हैं, पूरी क्लास हो गई, ख़त्म, गेम ओवर, या हमने कोई चीज़ पढ़ी हो गया। हिंदी की तरह आपको इंग्लिश ग्रामर आप नहीं पढ़ सकते हैं। आपको जो भी शब्द लिखा हुआ है उसका यूज़ भी आपको पता होना चाहिए कि कोई भी शब्द कैसे इस्तेमाल हो रहा है किसी सवाल में। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए सिर्फ पढ़ लेने से, रट्टा मार लेने से कुछ भी संभव नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। इसलिए मैं शुरू से कह रहा हूं कि 10 जगह मत भटकिए, केवल अपने कॉन्सेप्ट का रिवीजन 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, जितना पॉसिबल है कर लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, इसका क्या होगा बताइए। एनवायरमेंट की स्पेलिंग में सी ऑप्शन सही है। आपको पता है कि एन, तो जैसे वीरो नहीं लिखा था, वीरो, ऐसे एनवायरनमेंट ऐसे पढ़ लीजिए। स्पेलिंग में तो जितना बच्चों जैसा पढ़ सकते हैं यही पढ़िए, एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट मीन्स होता है पर्यावरण। ठीक है, हम 10 चीज़ें नहीं पढ़ते, हम एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ने का प्रयास करते हैं, बस यही हमारी खास बात है ना। विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें क्या होगा बता दीजिएगा। इसमें स्पेलिंग जो है ना, देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं, कुछ बी और कुछ डी लगा रहे हैं। सेपरेट की स्पेलिंग में डी ऑप्शन सही होता है। सेपारेट मैंने कई बार पढ़ाया भी, सेपा बोलिए सेपा, और रेट बोलिए सेपा रेट, है ना, अलग करने के सेंस में, अलग होना, सेपरेट होना, है ना, सेपारेट, ना कि आप लिखिए यहाँ पे सेपरेट, नहीं, सेपारेट। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा। शी अप्रूव्ड माई प्रपोजल इन नो टाइम। इन नो टाइम एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है कि बहुत जल्दी, इमीडिएटली, ये आप कह सकते हैं, इंस्टेंटली आप कह सकते हैं, है ना। अप्रूव के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां पर ऑफ आएगा, शी अप्रूव्ड ऑफ माई प्रपोजल इन नो टाइम। ठीक है, जब आप किसी चीज से सहमत हो रहे होते हैं, है ना, जब आप किसी, भाई प्रपोजल को अप्रूव करने का मतलब ये हुआ कि जो आपने प्रपोजल दिया है हम उससे सहमत हैं। तो जब सहमत का सेंस होता है तो हम अप्रूव के साथ में ऑफ प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें कहीं कहीं पर बिना प्रेपोजिशन भी दिया रहता है, मुझे ऐसा लगता है, कहीं कहीं मैंने बिना प्रेपोजिशन का भी देखा है। ठीक है,
लेकिन फिलहाल ऑफ यहाँ पर सही है। चलिए इसमें क्या होगा, शी सेड टू हिम आई डोंट बिलीव यू। ये बुक में लिखा है, नहीं अब ये ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा बोल दिया तो आप ये बोलें कि सर जी नहीं, ऐसा नहीं। ये जो केडी पब्लिकेशन की बुक है उसमें से मैंने शायद इसको लिया है और ये चीज़ यहाँ पर है। और उसके पीछे का लॉजिक, अप्रूव्ड के दो सेंस होते हैं, किसी व्यक्ति से खुश होने का सेंस भी होता है और एक सहमत होने का सेंस भी होता है, ऐसा उसमें कुछ है। ठीक है, शी सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू, इसमें क्या होगा, शी टोल्ड हिम दैट शी डिडंट बिलीव हिम, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अप्रूव वाला कॉन्सेप्ट जो है ना मैं कल क्लियर करूंगा आपको और अच्छे से। मुझे लगता है कि जब मैं इसको बना रहा था ना, मुझे याद है उसी समय पर किसी की कॉल आई थी तो मैं उसमें जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताना चाह रहा था वो मैं लिखना भूल गया, है ना, और ढंग से मैं पढ़ भी नहीं पाया था उस समय। पढ़ने का मतलब ये होता है कि जैसे हम क्लियर होना चाहिए हमें कोई भी चीज़, तभी हम आपको एक्सप्लेन करें तो बेहतर होगा। हु कैन टच पिच विदाउट बीइंग डिफाइल्ड, इसमें क्या होगा बताइए, है ना, दिमाग में तो है लेकिन क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। सर बी भी हो सकता है, बी क्यों होगा, यहाँ पर हर लिख देंगे क्या, मतलब लड़की को लड़का बना देंगे, लड़के को लड़की बना देंगे क्या बेटा प्रोनाउन की मिस्टेक है। ठीक है, हु कैन टच पिच विदाउट बीइंग डिफाइल्ड ट्रांसफॉर्म इनटू असर्टिव सेंटेंस, इसका क्या होगा बताइए। इलेवन का क्या आंसर होगा, बी कर रहे हैं बच्चे, देखिए बहुत बढ़िया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और पूरी तरह से ये अफर्मेटिव है, इसमें कहीं पर भी नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अगर ऐसा है तो फिर आपको नेगेटिव वाला लेना पड़ता है, यानी फिर आपको वो हु की जगह पर नो वन लेना पड़ता है। अगर ये नेगेटिव होता तो आप एवरी वन लेते। ये ट्रांसफॉर्मेशन के नियम में आपको पढ़ाया गया है। सो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। ठीक है, आप इस द पॉइंट क्लियर हुआ मैंने क्या कहा। अगर ये नेगेटिव होता तो एवरी वन से बनाते, और अगर ये पॉजिटिव है तो हम इसको नो वन से बनाएंगे, पूरा एज इट इज लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करना है। सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 इज वन हु हेट्स मैरिज। ठीक है, वन हु हेट्स मैरिज, इसका हो जाएगा मिसोगैमिस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिसोगैमिस्ट, क्योंकि गैम का मतलब ही होता है शादी, है ना। गैमी का मतलब क्या होता है, शादी, है ना। शादी भी एक गेम ही है किसी का पलड़ा भारी होता है, किसी का हल्का होता है। मिसैंथ्रोप का मतलब क्या होता है, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव। मिस माने नफरत करना, तो जो मानव से नफरत करता है वो मिस एंथ्रोप कहलाता है। गैमी माने विवाह होता है, तो मिस जो नफरत करता है तो मिस गैमी हो गया। खैर, और गायने मतलब होता है महिला। ठीक है, गायन का मतलब होता है महिला, तो मिसोगिनिस्ट का मतलब होता है हेटर ऑफ वुमेन कह सकते हैं आप। पॉलीगैमिस्ट का मतलब गैमी माने विवाह, पॉली माने बहुत, तो जिसके बहुत विवाह हुए हों, अगर बहुत विवाह हुए होंगे तो बहुत सारे पति भी होंगे, तो वो पॉलीगैमिस्ट कहलाता है, बहुविवाह बहुपति वाला। ठीक है, तो इसमें बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। हो जाएगा एग्जाम। डरना मना है, अगर आप डर डर के किसी चीज़ को करते हैं तो वो डर आपके जहन में बैठ जाएगा और आप वो डर एग्जाम टाइम उभरेगा, इसलिए डरिए मत, फुल कॉन्फिडेंट रहिए। अरे आप किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को देखिए, उसे कुछ नहीं आता लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल देखिए उसका बात करने का, वैसे बनिए, डर को दबा के रखिए। मिस्टर रहीम वेंट अ वेरी टफ टाइम व्हेन ही इन अकर्ड अ लॉस इन हिज बिजनेस।
मिस्टर रहीम वेंट अ वेरी टफ टाइम। अब इतने क्वेश्चंस आगे निकल के आ गए हैं, अब आप पूछ रहे हैं कि मिस रेट वाला रूल बता दीजिए। तुरंत उसी समय पे पूछिए। इसमें क्या होगा बताइए, अब लास्ट में बताइएगा तो बता देंगे। मिस्टर रहीम वेंट, अब देखिए वेंट थ्रू होता है, वेंट थ्रू का मतलब होता है गुजरना, ठीक है। वेंट ऑफ नहीं होगा बेटा, वेंट थ्रू का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी मुसीबत से गुजर रहा है या किसी क्राइसिस से गुजर रहा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, वेंट थ्रू, यानी गो थ्रू या वेंट थ्रू आप कह सकते हैं। अगर आप यहाँ पर वेंट ऑफ लगा रहे हैं बेटा, तो वेंट ऑफ का मतलब तो होता है एक्सप्लोड करना होता है, यानी कि विस्फोट करना होता है, ब्लो अप कह सकते हैं आप, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी नहीं होगा, इसलिए डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14 का क्या होगा, ही पुट सम सेविंग्स टू सपोर्ट हिम इन हिज ओल्ड एज। सर क्वेश्चन नंबर 10 को चेक कीजिए। बेटा आप एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, फिर मुझे बताइएगा। एक बार और चेक कर लीजिएगा, फिर मुझे बता दीजिएगा अगर मिस्टेक हो, ठीक है। क्योंकि अगर यू लिखा है तो यू का हिम से अगर आप कनेक्ट करेंगे तो हिम ही तो आएगा ना, ठीक है। ही पुट सम सेविंग्स टू सपोर्ट हिम इन हिज ओल्ड एज, तो यहाँ पर क्या होगा, बाई का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए बेटा, पुट बाई हो या पुट असाइड हो, दोनों का मतलब होता है भविष्य के लिए पैसा बचाना। तो यहाँ पर बाई का इस्तेमाल किया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, बाई का इस्तेमाल किया जाएगा, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। पुट बाई या पुट असाइड, दोनों का मीन्स, और एक और होता है ले बाई भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। सो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, रॉक द बोट। ये ईडीएम है, एकदम नया ईडीएम है, रॉक द बोट, इसका क्या होगा बताइएगा, ठीक है। रॉक द बोट का मतलब होता है, इसमें कुछ बच्चे बी है ना, हाँ मैं समझ रहा था, क्योंकि रॉक शब्द सुनकर के आपको लग रहा होगा टू बी वेरी एनर्जेटिक, है ना, कि बहुत एनर्जेटिक हो जाना, लेकिन एक्चुअली में इसका मीनिंग होता है टू अपसेट द बैलेंस, बैलेंस खराब कर देना। पता है रीजन क्यों, क्योंकि आप अगर नाव में हैं और आप नाव में ज्यादा उछलेंगे कूदेंगे ना, तो बेटा नाव पलट जाएगी और आप चले जाओगे नीचे। जैसे आपको मैं एक इमेज दिखाता हूं, देखिए ये जनाब को देखिए, ये बजा बजा के गिटार उछल कूद कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ऐसे पूरी नाव पलट रही है, देख रहे हैं कैसे तिरछी हो रही है, ये चले जाएंगे जनाब, लेकिन ये उछक रहे हैं बढ़िया मस्ती से, ना। टू अपसेट द बैलेंस, बैलेंस को खराब करना, यानी कि डिसबैलेंस कर देना किसी चीज को, ठीक है। भाई बोट में नाच रहा है, जमीन पे नहीं जमीन पे होता तो काम चल जाता। हाँ बिल्कुल राखी जी। द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड 3 of we to divide the work and do it, इसका क्या होगा बताइए। चलिए हिना जी, थैंक यू सो मच। आंसर द क्वेश्चन, द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क्ड 3 of we to divide the work and do it। वेरी गुड। ये तो सबको पता है कि ऑफ प्रेपोजिशन होता है बेटा, और प्रेपोजिशन के बाद में आने वाला जो भी प्रोनाउन होगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, तो यहां पर अस आना चाहिए, ठीक है, बात समझ में आ गई, वेरी गुड। इस तरह से बी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, शाबाश, है ना। आज तो अच्छा स्कोर हो रहा होगा कि आज भी टेंशन में है। क्वेश्चन नंबर 17 इज रन फास्ट लेस्ट यू मिस द फ्लाइट।
चलिए इसमें क्या होगा, शुड का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि आपको मैंने ये बात बताया है कि लेस्ट के साथ में बेटा हमेशा शुड का इस्तेमाल होता है और कभी भी नॉट का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, लेस्ट के साथ में हमेशा ऑल टाइम वी यूज शुड, बट वी नेवर यूज नो, नेवर नॉट with lest. Remember that point. So C option is absolutely correct. Okay. हाँ, so that के साथ में may का इस्तेमाल होता है, कभी कभी can का इस्तेमाल भी हो सकता है, डिपेंड करता है सेंटेंस में कहीं क्षमता की बात तो नहीं हो रही है। My sister's marriage passed peacefully, इसमें क्या होगा बताइए। हाँ, अब कुछ बच्चे बेचारे ऐसे हैं, है ना, कि उन्होंने हमेशा एक सेंटेंस ज़रूर पढ़ा है, मतलब एक फ्रेजल वर्ब ज़रूर पढ़ा होगा, पास अवे, है ना, और ये नहीं पता, ये भी पढ़ा होगा कि इसका इस्तेमाल किया कहाँ जाता है बेटा। जब कोई व्यक्ति मर जाता है, जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तब पास अवे का इस्तेमाल किया जाता है ना। यहाँ तो बहन की शादी ही मार दी। पास अवे का मतलब होता है, जैसे मैं कहूं कि ही पास्ड अवे, इट मीन्स कि उनका स्वर्गवास हो गया। यहां पर पास ऑफ का इस्तेमाल किया जाएगा। पास ऑफ फ्रेजल वर्ब है और इसका मतलब होता है कि आपने जिस पार्टी को, जिस भी फंक्शन को जैसा अरेंज करना चाहा है, आप जैसे आपने कोई पार्टी को, कोई फंक्शन को अरेंज किया और आप कल्पना करते हैं कि बिल्कुल वैसा ही पूरा अच्छे से निपट जाए, तो अच्छे से निपट जाने को ही पास ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ गया? सो उसको याद रखिएगा, पास अवे, तो यहाँ पर मतलब सॉरी पास ऑफ। ठीक है, पास आउट वो होता है जैसे कोई व्यक्ति कोई डिग्री पूरी कर लेता है तो अपने कॉलेज से बाहर निकल आता है, वो पास आउट होता है। पास अवे का मतलब होता है मृत्यु हो जाना। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए ओके, अब नहीं भूलेंगे ना। हाँ, ऐसा ना किया कीजिए, देखिए। ठीक है, और एक बच गया है पास बाई वाला। पास बाई का मतलब होता है किसी चीज का घटित हो जाना, वो भी बिना किसी को पता चले। पास बाई मीन्स किसी चीज का घटित हो जाना, वो भी बिना किसी को पता चले। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, डिस्पाइट वार्निंग्स द ड्राइवर कंटिन्यू टू स्पीड एंड हैव बीन कॉट बाय द ट्रैफिक पुलिस। पास आउट का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति किसी, जैसे आप पढ़ रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में और आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया, तो बोलते नहीं कि वो फलाना यूनिवर्सिटी से पास आउट है, तो जब आप उस यूनिवर्सिटी को लीव कर देंगे, दैट इज कॉल्ड पास आउट। इज दैट क्लियर? चलिए, आज ना पेट में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। चलिए इसमें क्या होगा बताइएगा। इसमें बड़ा सिंपल सी बात है, हैज बीन आएगा, क्योंकि डिस्पाइट आपका पता है कि डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता, इसलिए नहीं आया, बिल्कुल सही है। वार्निंग्स नाउन है, क्योंकि डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है। डिस्पाइट एक प्रेपोजिशन है बेटा, और इन स्पाइट ऑफ एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। ठीक है, और द ड्राइवर आपका सिंगुलर है, इसी ने स्पीड को कंटिन्यू किया, और पुलिस ने पकड़ा किसको होगा, ड्राइवर को पकड़ा होगा, तो हैज आएगा। सो सिंपल सा था, लेकिन जल्दबाजी में गलती कर गए। नहीं, मैंने कल कुछ ज़्यादा नहीं खाया था वहाँ पे, और पेट दर्द आज ही हुआ है, अभी कुछ समय पहले ही, है ना, क्योंकि लंबा सफ़र था ना, गाड़ी में बैठे 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 बैठे, है ना, इस वजह से। विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड? मुझे खाना अपने घर पे ही अच्छा लगता है, पार्टी में चाहे वो अमृत परोस दें, मुझे उतना ही अच्छा लगता है, बस थोड़ा सा ही खाता हूँ मैं। शादी विवाह पार्टी में बहुत थोड़ा सा,
और घर पे दबा के, क्योंकि मुझे घर का खाना बहुत पसंद है। इसका कौन सा करेक्ट होगा बताइए। अगर हम बात करते हैं तो यह आएगा रिवरेशन, यानी प्रतिध्वनि। इसको हम प्रतिध्वनि बोलते हैं। रिवर लिखिएगा और फिर बी लिखिएगा और फिर राशन लिखिएगा। यानी आपने रिवर के उस आवाज में लगाई, अरे भैया राशन दे जाओ, तो वहां से आवाज आई, अभी पहुंचा रहे हैं, प्रतिध्वनि लौट के आ रही, मतलब, है ना। तो रिवर्बेशन, इसकी स्पेलिंग डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 21 का क्या होगा, व्हेन विल द बुक बी रिटर्न्ड, मेक इट एक्टिव। एक्टिव बनाना है, बनाइए कैसे होगा। हाँ ठीक है, नहीं इतना नहीं पसंद है, मीठा खाना कम कर दिया है बेटा। अब गुरुजी पहले जैसे नहीं रहे कि रसगुल्ले मिल गए तो होंकते चले गए 5-6। अब नहीं ऐसा होता, एक रसगुल्ला मुश्किल से जाता है, वो भी आधी खाता हूँ, आधा रख देता हूँ। अजवाइन, हाँ अजवाइन खा लेंगे, हो सकता है। बैठे बैठे बहुत देर काम भी किया ना मैंने आज, क्योंकि कल मैं काम कर नहीं पाया था, पीपीटी बनाई आज, ऊपर से थोड़ा सा घर के काम काज भी हो जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, विल है तो विल तो सब जगह लगा हुआ है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर फिलहाल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि देखिए वेन के बाद में यहाँ ये इंट्रोगेटिव है, तो इन्वर्जन होना चाहिए, इनका नहीं हुआ, गलत है। वेन है, यहाँ पर देखिए इन्वर्जन हुआ। इन्वर्जन मीन्स पहले हेल्पिंग वर्ब का आना, फिर सब्जेक्ट का आना, ठीक है। और यहाँ पर रिटर्न कर दिया तो विल के साथ तो बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, गलत। और ये पैसिव बना रहे, गलत, हमें एक्टिव बनाना है। सो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद कर दिए, ठीक है। ओके ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा, रमा गोज टू स्कूल डेली। ये एक नया तरह का सवाल है, मुझे ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कि एग्जाम में आ जाए, तो मैंने इस नए तरह का सवाल ये आपके सामने लिया है, जिसको मैं 1-2 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा क्या है ये मैटर। ये मूड की बात है, मूड, ठीक है। मैंने अजवाइन ले लूंगा, ठीक है बेटा, ओके। चलिए, इसमें क्या होगा बताइए। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा बेटा वो आएगा इंडिकेटिव, इंडिकेटिव मूड। मैंने ये पहले कभी नहीं पढ़ाया, लेकिन मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये होता क्या है, ठीक है। अच्छा अच्छा ब्रजेश, ये बात है, अब समझ में आया। देखिए, जितने भी असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो इंडिकेटिव मूड के होते हैं, असर्टिव हो या इंट्रोगेटिव हो या कंडीशनल हो। लेकिन कंडीशनल में आपको मालूम चलेगा कि हाइपोथेटिकल वाले हों। कौन वाले? केवल हाइपोथेटिकल वाले। पॉइंट समझिएगा, असर्टिव सेंटेंस कोई भी हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस कोई भी हो, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, और जो हाइपोथेटिकल वाले सेंटेंस होते हैं वो इंडिकेटिव मूड को दर्शाते हैं, यानी वो इंडिकेट करते हैं चीज़ के बारे में, ठीक है। इम्पेरेटिव मूड तो आप जानते हैं, जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है ना कि गो देयर, कम हेयर, वो सब इम्पेरेटिव में आ जाते हैं, इसमें बहुत दिमाग खर्च करना नहीं है। सबजंक्टिव मूड जो होते हैं इनमें क्या करेंगे, आपको देखने को मिलेगा कि इनमें कंडीशनल सेंटेंस ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं हाइपोथेसिस के अलावा, यानी जो एक इमेजिनरी कंडीशंस वाले सेंटेंस होते हैं उनको छोड़ करके ऐसे कंडीशंस, ऐसे सेंटेंस जिनमें एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा, ऐसे कंडीशन वाले सेंटेंस सबजंक्टिव मूड के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये बात आप जान लीजिएगा, तो मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है कुरैश, ओके, बात समझ में आ गई। सो ये तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। ये असर्टिव, इंट्रोगेटिव या कंडीशनल में हाइपोथेसिस वाले सेंटेंस इसमें आते हैं इंडिकेटिव में, इम्पेरेटिव मूड में इम्पेरेटिव वाले आते हैं, सबजंक्टिव में क्या होता है कि जो आपके डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वाले जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं, वो आते हैं। सो ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 3 ही मूड होते हैं बस, ठीक है।
3 मूड होते हैं केवल, देयर आर ओनली 3 मूड्स इन इंग्लिश। चाइना इज एडजेसेंट लद्दाख। हाँ ये नया था ना, तो नया नया तो सिखाता हूँ मैं, ऐसी बात थोड़ी है। बहुत कुछ नया मिलेगा पूरा होते होते, देखिएगा। जो बच्चे नहीं ले रहे हैं ना अभी बाद में पछताएंगे। खैर बच्चे बहुत हो गए हैं, मुझे लगता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं क्योंकि काफ़ी बच्चे दिखते हैं प्रैक्टिस में ही। चाइना इज एडजेसेंट के बाद में आप क्या लगा सकते हैं, है ना, मैंने आपको पढ़ाया है बेटा, याद होगा। इसके साथ में टू का इस्तेमाल किया जाता है। एडजेसेंट टू का मतलब होता है करीब होना, है ना, समीप होना। सो यहाँ पर बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। हाँ बिल्कुल नीलम जी आपने पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 24, डिप्रेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पनीड इंसोम्निया। ये बहुत बढ़िया सवाल है। डिप्रेशन इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अकम्पनीड इंसोम्निया, इसका क्या होगा? देखिए बेटा ये पैसिव में है, बी की फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में है, तो यहां पर बाय का इस्तेमाल होगा, सिंपल सी बात। एक कंपनी के साथ में कभी भी विद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसके साथ में कभी भी विद का इस्तेमाल नहीं किया जाता, याद रखिएगा। बाय का इस्तेमाल इसलिए हुआ क्योंकि ये एक पैसिव सेंटेंस है, इस वजह से। तो यहां पर क्या होगा, बाय का इस्तेमाल किया जाएगा, बी विल बी द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है सर, ये सब कहाँ पढ़ा है? मूड मैंने कहीं नहीं पढ़ाया है बेटा, बाकी आपको जो डिटेल कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उसमें सब पढ़ाया है। प्रेपोजिशंस आपको नए मिल सकते हैं, प्रेपोजिशंस क्योंकि बहुत सारे हैं, तो मैंने सारे अभी तक पढ़ाए नहीं है, जो भी पढ़ाता जा रहा हूँ बस उनको नोट करते रहिएगा, या पीडीएफ आपको मिल जाएगी। शी नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट यट, इसमें कौन सा आपको इस्तेमाल करना है बता दीजिए। ठीक है अरे एक्टिव वॉइस में नो प्रीपोजिशन हर जगह थोड़ी लागू होता है बेटा, और फिर वो बाई जो लगा हुआ है वो किस लिए है? अच्छा आप कह रहे हैं कि एक्टिव वॉइस में, हाँ ठीक है, एक्टिव वॉइस में कोई प्रेपोजिशन नहीं, ओके मैं पैसिव सोच गया था। शी नॉट कुक्ड हर ब्रेकफास्ट, आपको पता है कि यट का इस्तेमाल जो होता है वो नेगेटिव में होता है और परफेक्ट में होता है। सेंटेंस आपका नेगेटिव भी होना चाहिए और सेंटेंस आपका परफेक्ट भी होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा हैज। सो आपका सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, ये मैंने आपको टेंस में पढ़ाया हुआ है। ठीक है, जिन्होंने डिटेल पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो मैं उनको यही बता दे रहा हूँ, यट का इस्तेमाल आपको नेगेटिव सेंटेंस में, ये स्पेसिफाई कर रहा हूँ, नेगेटिव सेंटेंस में परफेक्ट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। सी ऑप्शन इज सही। क्वेश्चन नंबर 26, विच सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट, इसमें क्या होगा बताइएगा। देखिए यहां पर ध्यान से समझिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ कंचन जी बिल्कुल, इसमें क्या होगा बताइए। इसमें अगर सिंस माई फादर ज्वाइन दिस पोस्ट ही हैज नॉट टेकन ब्राइब, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका रूल होता है कि जो सिंस वाला क्लॉज होता है, अगर वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म में हो तो जो दूसरा क्लॉज होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगा। किस में होगा? प्रेजेंट परफेक्ट में होगा ही होगा, चाहे जो हो जाए। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 इज विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें क्या होगा बताइए। है ना, ये भी आपको टेंस में पढ़ाया गया होगा। चलिए बात समझ में आ गई।
अगर आप गौर, इसमें स्पेलिंग जो होती है हायरार्की की, तो पहले आप लिखेंगे HIE, या यदि आप कभी कंफ्यूज होते हैं ना तो आप पहले बोलिए हाय, हाय, फिर आप बोलिएगा इरा, और बाद में CHY। कभी जीवन में नहीं भूलेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं जैसे, तो अब ऐसे करेंगे कभी नहीं बोलेंगे। तो हायरार्की में आपको पहले बोलना है हाय, फिर आपको बोलना है इरा, फिर बोलना है CHY है, ऐसे याद रखिएगा, याद हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका ये हायरार्की। ये ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। कभी भूलेगा नहीं, मैं स्पेलिंग एरर को मैंने हमेशा ऐसे सिखाया। मेरे दिमाग में भी पूजा जी यही आता है कि हाय इरा चाची। क्वेश्चन नंबर 28 इज व्हाट डू यू वांट, है ना। व्हाट डू यू वांट में व्हाट क्या है? तो यदि आप गौर करेंगे तो व्हाट यहां पर प्रोनाउन है, वो भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं, एडवर्ब नहीं होगा बेटा, मिस्टेक कर रहे हैं आप, है ना। मैंने आपको तो पहले ही कहा था कि जो आपका वाई होता है, वेयर होता है, वेन होता है, हाउ होता है, बस यही आपके इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। ऐसा क्यों, लॉजिक समझिए। क्योंकि वाई जो होता है वो क्वेश्चन बताने के लिए पूछा जाता है ना, इसलिए वेयर जो होता है वो प्लेस बताता है, प्लेस। वेन जो होता है वो टाइम बताता है, हाउ जो होता है वो मैनर बताता है। इस वजह से आपके ये जो चारों होते हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो, क्योंकि मैनर, टाइम, प्लेस हम किस में देखते हैं? एडवर्ब में देखते हैं। तो ये एडवर्ब है, इसलिए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस मत बोलिए, इंट्रोगेटिव एडवर्ब बोलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने वाले इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। लेकिन वेयर से हम पता क्या करते हैं? तो वेयर से हम पता करते हैं प्लेस को, वेन से टाइम को, हाउ से मैनर को, ये मैं कह रहा हूँ। तो और वाई से रीजन को पता करते हैं। किसको पता करते हैं? वाई से रीजन को पता करते हैं, याद रखिएगा। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। अब मत बोलिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 29, आई माई सेल्फ सॉ हिम डू इट। ठीक है, यहाँ सेंटेंस में कुछ करेक्शन कर लेते हैं। आई माई सेल्फ सॉ हिम, है ना, या तो फिर यहाँ पर डूइंग इट होना चाहिए कि मैंने खुद ने उसको देखा यह करते हुए, तो पार्टिसिपल हो जाएगा। चलिए, इम्फेटिक होगा, नो डाउट। मुझे पता था कि आप बता ले जाओगे। रिफ्लेक्सिव नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसमें काम का जोर, भाई आई ने हिम को देखा, इससे आई को कोई नुकसान थोड़ी हुआ या फायदा थोड़ी हुआ। लेकिन अगर मैंने कहा आई हर्ट हिमसेल्फ, मतलब आई हर्ट माई सेल्फ, तो अब अगर मैंने खुद को हर्ट किया तो मुझे चोट पहुंचा ना। अब मैंने कहा आई लव माई सेल्फ, तो जो मैंने अपने आप से प्यार किया तो उसका फायदा मुझे मिला, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया तो मुझे मिला। जब रिफ्लेक्ट होकर के सब्जेक्ट के पास ही चीज चली जाए तब समझ जाइएगा, यानी जब एक्शन जो है उसका रिफ्लेक्शन जब सब्जेक्ट पर ही पड़ता है तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, और यदि इम्फोसाइज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो वो इम्फेटिक होता है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। नहीं, आप कहीं भी माई सेल्फ लगा दीजिए, वो हमेशा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, वो यहाँ पर इम्फेटिक होगा। मैंने क्या कहा, लॉजिक समझिए। ये मत सोचिए कि आगे लगा देंगे पीछे लगा देंगे, या मैंने माई सेल्फ को उठा के यहाँ लगा दिया तो फिर वो हो जाएगा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं, गलत। लॉजिक को समझिए। यदि वर्ब का रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर पड़े तो रिफ्लेक्सिव है, और यदि अगर आगे ट्रांसफर हो जाए, जैसे आई ने माई सेल्फ हिम को देखा तो ट्रांसफर हुआ, सॉ इसको देखा तो इसके लिए आया हुआ है सॉ, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इम्फेटिक हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई?
सर वर्ब से पहले एम्फेटिक ही आता है। ये आपको किसने पढ़ाया? आपने अधूरी जानकारी ली हुई है। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उसको समझिए। ये लॉजिक नहीं दे रहा हूं मैं, ये कॉन्सेप्ट है। बाई के बाद में भी कभी कभी आप देखेंगे कि बाई के बाद में भी यूज कर दिया जाता है एम्फेटिक को। क्या हम लोग तो ये तो बचपन में समझाने के लिए बोल दिया जाता था कि आई के बगल में ही जो होगा वही एम्फेटिक होगा। ठीक है, लेकिन लिखने का एक पैटर्न होता है। अगर रिफ्लेक्शन सब्जेक्ट पर ही पड़े क्रिया का तो वो आपका रिफ्लेक्टिव है, अदरवाइज एम्फेटिक है। सिंपल सी फंडा है। नीदर अब्दुल नॉर हिज फ्रेंड्स हैज डन हिज लेसन, इसमें क्या होगा बताइए? इसमें क्या है कि नॉर के बाद में हिज फ्रेंड्स प्लूरल है, तो फिर यहां पर हैव होगा और यहां पर होगा देयर। तो ये आपका सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। कोई बात नहीं नीता जी, डोंट लूज योर एनर्जी। कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जैसे जैसे हार्ड वर्क करते जाते हैं या पढ़ते जाते हैं, एनर्जी कम हो जाती है, मन कम हो जाता है, तो गलत होने लग जाते हैं। उतनी ही एनर्जी बना करके रखिए। द मैनेजमेंट इज थॉरोली बैड, मेक इट कॉम्प्लेक्स, है ना। फुल फोकस्ड रहिए, एग्जाम में तो आपको बहुत देर बैठना है, सो फुल फोकस्ड रहिए, फुल फोकस्ड। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें पाएंगे कि इसमें डी ऑप्शन सही है। देखिए बेटा, कोई भी आंसर चुनने से पहले उसके पीछे का लॉजिक पर 1 सेकेंड विचार करने की आवश्यकता है। मैंने आपको बहुत बार, एक बार नहीं 50 बार कम से कम सो एज और एज के बारे में पढ़ाया होगा। आप मुझे बताइए कि सो एज यहां पर कैसे हो सकता है? इफ सेंटेंस इज नॉट नेगेटिव देन हाउ कैन वी यूज सो एंड एज? ये नेगेटिव तो है नहीं, तो सो एज आपने कैसे इस्तेमाल कर दिया? और एज जो होता है वो नेगेटिव एंड अफर्मेटिव दोनों में लगता है। यहां पर सेंस नहीं देखना है, यहां पर अफर्मेटिव और नेगेटिव देखना है, इसलिए एज वाला सही होगा, याद रखिएगा। एंड कंपाउंड होता है तो गलत। और यहां पर कुड जो है ना, ये एक मोडाल वर्ब होती है, और मोडाल वर्ब अपने बाद में बी की फॉर्म लेती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेती है। तो यहां पर कुछ नहीं, तो आपको बी लगाना ही पड़ेगा। इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका सही है, डी वाला। ठीक है, बात समझ में आ गई? क्वेश्चन नंबर 32, विच वन इज करेक्टली स्पेल्ड, इसमें क्या होगा बताइए? अब यदि आप गौर करेंगे तो आप यहां पर पाएंगे जो मिस्टेक है, मेंटेनेंस में नहीं है मिस्टेक। देखिए MAIN मेन हो गया, मैं स्पेलिंग याद करवा रहा हूं, मेन हो गया। TENA, ये आप ऐसे पढ़िए, MAIN मेन, फिर 10 और बाद में ANCE। हो जाए कभी गलती जीवन में दोबारा, आप मेंटेनेंस बन गया मेंटेनेंस, सारे कंफ्यूजन खत्म। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, कोई गलती नहीं है। सुपरसीड का मतलब होता है किसी को ओवरलैप कर जाना, आगे निकल जाना। सुपरसीड, सुपर और एस होता है इसमें, SEDE, सुपरसीड। ठीक है, सुपरसीड याद रखिएगा। तो इसमें मिस्टेक क्या है? अच्छा,
ओके सॉरी, इसमें मैं एक चीज़ गलती कर गया कि मैंने यहाँ पर करेक्टली स्पेल्ड लिख दिया, इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो गए। ओ माय गॉड, सॉरी सॉरी सॉरी। ये पूरा मामला अब मुझे समझ में आया कि ये मेरी जरा सी गलती का नतीजा है, मुझे यहाँ पर इनकरेक्टली लिखना चाहिए था। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। तब तो आपको पूरा बताना चाहिए था, है ना। अब सही है, तब तो आपको बोलना चाहिए था कि सर जी ये तो सारे सही हैं, बस यही गलत है, ऐसा बोलिए फिर। तब भी एक एक चुन रहे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं, यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुई। ये सही है, ये भी सही है, ये भी। कॉन्सेस्ट का मतलब होता है निष्ठा, ईमानदारी, है ना। सुपरसीड का मतलब होता है हटा देना किसी चीज़ को, ओवरलैप कर जाना, निकल जाना आगे। ये वाले में मिस्टेक है, ये वाला सही है। इसकी स्पेलिंग में सुपर और SEDE होता है, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, बोनस ले लीजिए, बोनस। अरे क्वेश्चन नंबर, हिज कार रोल्ड ओवर आफ्टर अ टायर वॉज पंक्चर्ड। खैर पहले आंसर दीजिए, आंसर देख ही लिया होगा आपने, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर हुआ है। ठीक है, हाँ चलिए, आपने आंसर बता ही दिया है, देख भी लिया है तो खैर कोई खैर आप बता देंगे, मुझे पूरा विश्वास था वैसे भी। ठीक है, ये देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप गौर करेंगे तो रोल्ड आपका वर्ब है, वर्ब के लिए आया हुआ है तो ये एडवर्ब है। ठीक है, आफ्टर यहाँ पर आपका कंजंक्शन का काम कर रहा है, और ये आपका पूरा क्लॉज है। ठीक है, चलिए, सो इसमें क्या होगा, एडवर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, द वॉर इज ओवर। वॉर इज ओवर, ओवर किसको कहा जा रहा है, वॉर को कहा जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एडजेक्टिव हो जाएगा, याद रखिएगा। ये एडवर्ब कैसे हो सकता है बेटा, क्योंकि देखिए वार आपका नाउन है, द आपका आर्टिकल है जो कि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इज आपकी मेन वर्ब है, बी की फॉर्म। ओवर किसके लिए आया, वॉर के लिए, तो वॉर ओवर क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव होता है। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना, क्योंकि वॉर रनिंग में हो सकता है, वॉर ओवर हो चुका है, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 35 का, कैन यू हेल्प अस प्लीज, प्लीज कैन यू हेल्प अस प्लीज। चलिए, इसमें क्या होगा, कोई बात नहीं, एग्जाम में भी जल्दीबाजी होती है तो मिस्टेक, इसीलिए तो एग्जाम में भी एक आध सवाल गलत हो जाते हैं जल्दीबाजी में, लेकिन 50 सवाल ही पूछे जाते हैं टीजीटी में और पीजीटी में कम। तो बहुत अच्छा है आपके लिए कि आपका उतने सवालों को करने की प्रैक्टिस हो जा रही है। प्लीज यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, एडवर्ब हो जाएगा। प्लीज कभी भी एडजेक्टिव नहीं होता, प्रपोजिशन नहीं होता, एडवर्ब होता है, याद रखिएगा। हाँ, प्लीज वर्ब हो सकता है, जैसे मैंने कहा ही प्लीज्ड हर, उसने उसको खुश कर दिया, ही प्लीज्ड हर, तो प्लीज वर्ब हो सकती है, पर यहां पर प्लीज एडवर्ब है। सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। हाँ, क्वेश्चन नंबर 36, बोथ मनीष एंड मोहन वर नॉट प्लेइंग गेम्स इन द फील्ड। इसमें क्या होगा बताइए, जाशबिन के सर नोटिफिकेशन तो मिलती नहीं क्लास की, पता नहीं आप कभी चेक करते ही नहीं हो बेटा, बात तो ये है ना, क्योंकि नोटिफिकेशन जाती है।
आप अपना ऐप खोलिएगा, वहाँ पर बेल पे जाइएगा, देखिएगा लिख रहा होगा कि फलानी क्लास लाइव। लाइव का मतलब है कि शेड्यूल हो गई है। जब बेल में मैसेज आ जाए तो समझ जाइए कि आपकी क्लास शेड्यूल हो गई है। और उसमें टेलीग्राम की लिंक भी मैंने पिन कर रखी है, रिकॉर्डेड वाले सेक्शन में सबसे टॉप पर टेलीग्राम की लिंक भी पिन है, उसको भी ज्वाइन नहीं किया होगा। यही तो, ये सब करना पड़ता है ना, तभी तो मालूम चलेगा। इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, स्क्रीन पर नोटिफिकेशन पहुंचती है बेटा, वही तो मैं कह रहा हूँ, डी ऑप्शन इज करेक्ट। उस दिन मीटिंग में 2 घंटे यही सब तो करवाया है मैंने। शेड्यूल हो जाएगी तो घंटी वाली जगह पर नोटिफिकेशन मिलेगा, आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा मोबाइल की। अगर आपका नेट ऑन है तो, नेट बंद है तो नहीं आएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, जिन्होंने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया कर लीजिए, आपके फ़ायदे के लिए है, बाकी नहीं करते हैं कोई बात नहीं, ऐप में तो क्लास चलनी ही है। देखिए मैं आपको एक पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। बोथ के साथ में कभी नॉट नहीं आता, पहली बात तो ये समझिएगा। और जब मैं समझाया करूँ ना तो अपने आंसर को रोक लिया कीजिए, ठीक है, क्योंकि तब भी बच्चे झोंके रहेंगे। तो आंसर मत करिए, शांति से सुनिएगा, पूरी बात समझाता हूँ। बोथ के साथ में नॉट कभी नहीं आता, पहली बात तो कॉन्सेप्ट यही है। अगर आपके सामने कभी भी आ जाए कि एक सेंटेंस ये लिखा हो और एक सेंटेंस लिखा हो कि नीदर मनीष एंड मोहन, सॉरी एंड नहीं होगा, नॉर मोहन, ठीक है। और फिर मैं लिखा वॉज, प्लेइंग की स्पेलिंग रॉन्ग है, मैं ठीक कर दूंगा, है ना, प्लेइंग गेम्स इन द फील्ड। अगर दोनों में से चुनना हो तो आप इसको चुनेंगे, क्यों? क्योंकि बोथ और एंड नॉट का मतलब ही होता है नीदर। लेकिन सवाल उन्होंने ये नहीं पूछा, सवाल उन्होंने आपको दे दिया है कि आपको इन चारों ऑप्शन में से एक चुनना है। अब आप क्या करोगे? अब मेरी बात को समझिएगा। यदि आप बोथ की जगह पर, मान लीजिए आपने बोथ की जगह पर नीदर कर दिया, क्योंकि आप दोनों चारों ऑप्शंस में से, यानी ये 3 ऑप्शंस में से एक में ही चेंज कर सकते हैं, सब में नहीं कर सकते। तो यदि आप बोथ की जगह पर नीदर कर देंगे तो यहाँ पर वर भी गलत हो जाएगा और नॉट भी गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? और यदि आप मान लीजिए अगर आप यहाँ से नॉट हटा देंगे तो सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव रहने दीजिए। तो जब बात आती है ऑप्शंस की, तो फिर उसमें ये चुनना होता है कि बोथ भी है, मनीष एंड मोहन है, इसके हिसाब से वर्ब प्लूरल है, सेंटेंस नेगेटिव है, ये हो गया, तो आपका आंसर माना जाएगा कि इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। और अगर कभी ये हो जाए कि नीदर नॉर में और इसमें चुनिए, तो नीदर नॉर वाले चुनिएगा, इसको मत चुनिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। तो सर सी को गलत मान लो ना, एकदम हटके जवाब दे दिया आपने, इसका कोई तुक नहीं है। सी में क्यों मान ले? सी में क्या, इन द फील्ड में क्या गलती है? ऐਵੇਂ ही गलती मान लेंगे क्या? कंफ्यूज मत होइए, आपके टीजीटी 2009 के पेपर में सवाल पूछा गया है, तो जो पॉइंट बता रहे हैं सीख लीजिए, वरना एग्जाम में फिर रोइएगा तो रोते रहिएगा, है ना। क्योंकि लॉजिक के साथ समझाने के बाद भी, है ना, आप लोग ना समझते कौन है? आपको तो बस जो रूल रट गया बस वही लगता है, बस वैसे आ जाए तो ठीक है, एक भी ऊपर नीचे हुआ तो बस हमसे ना हो पाएगा, बड़बड़ा जाओगे आप लोग। जबकि कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में दिमाग का काम होता है, वहां पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हमको चलना होता है। समझ में आई बात? अरे तो मैं एक बार फिर से समझा दूं, समझ लीजिए एक बार फिर से भाई, ठीक है। मैंने क्या कहा, मान लीजिए आपके सामने ही सवाल है, ऑप्शन समझिए, ऑप्शन यहाँ नहीं समझ में आ रहा, मैं यहाँ लगा दूँ, ये है पार्ट ए और वर नॉट प्लेइंग गेम्स पार्ट बी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए कि आप इसमें कैसे करेक्शन करेंगे, आप बताइए। और इसमें नो एरर भी दिया हुआ है, आप मुझे बताइए क्या करेंगे आप। पहले इसका जवाब आप लोग दीजिए कि आप लोग क्या करोगे, बताइए। चलिए, सवाल तो यही है,
और आपको एग्जामिनर एक भी नंबर देने वाला नहीं है बोनस में, उसने सवाल दे दिया, अब करिए। नॉट हटा देंगे, क्यों हटा देंगे नॉट? आप कभी भी नॉट हटाने के आपके पास में मकसद भी तो होना चाहिए ना। आप अच्छे खासे नेगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव बनाए दे रहे हैं तो सेंस नहीं गलत हो जाएगा सेंटेंस का। हाँ, अगर नीदर के साथ में नॉट लग जाए तो आप उसको हटा दीजिए, नेवर के साथ नॉट लग जाए उसको हटा दीजिए, है ना, लेस्ट के साथ में नॉट लग जाए उसको हटा दीजिए। हटाने के पीछे लॉजिक होना चाहिए ना। ये थोड़ी कि आप अच्छे खासे पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस को आप पॉजिटिव बनाए दे रहे हैं, ये लॉजिक आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब समझ में आई बात? तो इसमें माना जाएगा नो एरर। हटाने के लिए भी लॉजिक, किसी रीजन से हटाना चाहिए ना। ये थोड़ी कि बोथ के साथ नॉट ही लगता तो आपने हटा दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा। और आपको पता है जब नॉट को हम हटाते हैं, जब इंप्रूवमेंट में सवाल पूछा जाएगा, तो अगर हम नॉट को हटाएंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, नीदर का इस्तेमाल करेंगे, और नीदर लगा देंगे तो यहाँ नॉट लगा रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए नो एरर का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कहीं जाना है क्या? जो कितनी जल्दी देखिए, अगर कुछ चीज़ समझाना है तो समझाने दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो अच्छा नहीं है ना, बाकी बच्चे फिर क्या सोचेंगे। एंटोनिम ऑफ एब्जेक्ट, लॉजिक को समझ लीजिए, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से ही हमको आंसर करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमें एग्जामिनर को ब्लेम नहीं करना है, भले बाद में क्वेश्चन आउट हो जाए, कुछ भी हो जाए, अलग मैटर है, ठीक है। जो आपके सामने है वो आपको समझना है, ठीक है। एंटोनिम ऑफ एब्जेक्ट, एब्जेक्ट का मतलब होता है नीच, तुच्छ, यानी इसका एंटोनिम हो जाएगा प्रेस्टिजियस, क्योंकि प्रेस्टिजियस का मतलब होता है प्रतिष्ठित होता है, बेटा याद रखिएगा। डिग्रेडेड, मीनियल, इग्नोबल, इन तीनों का मतलब होता है नीचहीन, कह सकते हैं आप। सो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। एंटोनिम पूछा गया है आपसे। क्वेश्चन नंबर 38 का सिनोनिम ऑफ ब्रॉश का क्या होगा बताइए। ये नया रूल नहीं है बेटा, अब मैं क्या बताऊं, ये नया रूल नहीं है। आपके सामने ABCD करके मैंने आंसर दे दिया तो आपको लग रहा है कि ये कैसा सवाल है। जब ये ऐसे ऑप्शन में होता है ना तो लॉजिक के साथ चुनना होता है, नॉट नहीं हटा सकते ऐसे ही, है ना। नॉट को हटाने के लिए आपके पास में, आपके साथ बोथ के साथ नॉट नहीं आता, आपने हटा दिया बोथ के साथ नॉट, बट सेंस गलत हो जाएगा ना, सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव में चला जाएगा, सॉरी नेगेटिव से पॉजिटिव में चला जाएगा। ब्रॉश का मतलब क्या होता है? ब्रॉश का मतलब होता है चर्चा करना, है ना, कोई मुद्दा उठाना, इंट्रोड्यूस करना। सप्रेस माने दबाना, बिस्टो माने समर्पित करना, रिटेन माने बनाए रखना। तो राइट ऑप्शन इज ए यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, अगर आपको नहीं समझ में आया है तो जाने दीजिए, ठीक है। एक सवाल पे इतना टाइम बर्बाद नहीं कर सकते। टेक टू टास्क का क्या मतलब होगा बता दीजिए, है ना। निधि करें सर स्क्रीन पर मेरा नंबर, अरे सबकी स्क्रीन पर अपना अपना नंबर ही दिखाई देगा। ये मत सोचिए कि मेरे स्क्रीन पर आपका नंबर दिख रहा, मतलब आपकी स्क्रीन पर आपका दिख रहा है तो मतलब सबकी स्क्रीन पर आपका दिख रहा होगा, ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी स्क्रीन पर अपना अपना नंबर दिखाई देगा। इससे ये मालूम चलता है कि आप अपनी स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। जो रिब्यूक हो जाएगा, याद रखिएगा। यदि आपको आपके पास आपको कोई काम पे लगा दे, मतलब आपको उसने डांटा है कि दिन भर खेलती रहती हो, दिन भर पड़ी रहती हो, जाओ काम पे करो। टेक टू टास्क, काम पे ले जाना, यानी कि टू रिब्यूक, डांटना, फटकारना आप कह सकते हैं। बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। जास्मीन, मुझे पता है आप झूठ बोल रही हैं। अलाउंस ड्यू टू अ वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, इसका क्या होगा बताइए। नहीं, नंबर ऐसे नहीं दिखेगा, बीच बीच में आता है, बीच बीच में चला जाता है ना। नंबर बीच में आएगा, चला जाएगा, आ जाएगा, चला जाएगा, वो वेरीफाई करता रहता है बस, और कुछ नहीं है ना। अरे चलिए, सच बोल रही हैं, फर्जी की बातें ना करिए।
अलाउंस ड्यू ए वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड ऑन सेपरेशन, इसका क्या होगा बताइए। अलाउंस ड्यू टू वाइफ फ्रॉम हस्बैंड, ये होगा एलिमनी, ठीक है। सी ऑप्शंस करेक्ट। पैट्रीमनी होती विरासत, ठीक है। पर्सीमनी का मतलब होता है कंजूस या मिति वही टाइप का। सो राइट ऑप्शन इज सी, यहां पर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब आपको आंसर देना है, इसमें क्या होगा बताइए। हाँ, पूरे स्क्रीन पर नंबर घूमता रहता है, वो सिर्फ आपको वेरीफाई करता रहता है बस, ठीक है। मेरे सामने भी स्क्रीन चलती है तो उसमें मेरा नंबर दिखता है, आपका थोड़ी दिखाई देगा, तो हमें पता रहता है, ठीक है। हाँ, वो जो नंबर है ना, वो टहलता रहता है आपकी पूरी स्क्रीन पर कि ये लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस ऐप में आप कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, बस इसीलिए ऐप बेहतरीन भी होता है। देखिए, लैंग्वेज इज अ पावरफुल टूल फॉर कन्वेइंग। कन्वेइंग का मतलब होता है अपनी बात को कह देना, ठीक है। अपनी बात को कहने का जो तरीका होता है कन्वेइंग, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कंसीलिंग माने नहीं होगा, छिपाना होता है, ठीक है। और डिस्ट्रॉइंग मतलब बर्बाद करना होता है। कंफ्यूजिंग मतलब, है ना, कंफ्यूज करना होता है। सो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या होगा ये बताइएगा। मैं बस इतने बच्चों से कहूँगा कि जिन बच्चों ने भी प्रैक्टिस बैच लिया है, आप बाद में देखिए, पहले देखिए, मैटर नहीं करता। आप सभी लोग पूरे सेशन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, 100 बच्चे कोर्स लेंगे, उसमें से 60 पढ़ेंगे, 40 का गायब हो जाए, 40 धीरे धीरे गायब हो जाएंगे, तो फिर भविष्य भी आपका धीरे धीरे गायब हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आप बिजी हैं, किसी रीज़न से नहीं पढ़ पाए, तो आप किसी और दिन कवर करिए, बट करिए। इट अलाउज अस विथ अदर्स, क्या करता है हमें भाषा इंगेज करता है दूसरों के साथ में, ठीक है। जोड़ता है, हमें कनेक्ट करता है, इंगेज करता है। अगला आता है कि शेयर नॉलेज एंड एक्सप्रेस अवर, क्या क्या हम एक्सप्रेस करते हैं, एम्बिशंस, ओपिनियंस, एबिलिटीज और इनसाइट्स। तो हम ओपिनियंस को क्या करते हैं बेटा, हम ओपिनियंस को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। एंड इमोशंस, अपने विचारों को करते हैं। एम्बिशंस का मतलब होता है महत्वाकांक्षाएं, तो हमने भाषा इसलिए नहीं सीखी कि हम महत्वाकांक्षा दिखाएं अपनी। एबिलिटीज मतलब योग्यता झाड़ें, ये भी नहीं है। इनसाइट्स का मतलब होता है अंतर्दृष्टि, जो हमारे मन में जो चलता है वो चीज़ नहीं, बल्कि ओपिनियंस, विचारों का आदान प्रदान होती है भाषा। नेक्स्ट आता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज इन बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। ठीक है, देखिए, कोई व्यक्ति है जो क्लास देख रहा है और ये कह भी रहा है कि उसकी क्लास नहीं चल रही है, नहीं चल रही, तो पता नहीं क्या है। क्लास को बैक करके दोबारा से खोल के करते रहा कीजिए, टेक्निकल चीज़ें हैं, ठीक है ना। जैसे आप बाकी सब ऐप के साथ में करते हैं, कभी कभी आप फ्लिपकार्ट चलाते हैं, नहीं चलता है तो दोबारा बंद करके खोलते हैं ना, तो वैसे किया करिए। इसमें क्या होगा, एसेंशियल हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट आएगा कि एंड इट रिक्वायर्स नॉट ओनली स्पीकिंग बट आल्सो लिसनिंग। अरे निधि, ऐसा मत बोला करिए बेटा, गंदी बात है। यहां पर एक्टिव आएगा बेटा, क्या आएगा, एक्टिव। यानी कि नॉट, जो हमें भाषा होती है ना, वो रिक्वायर करती है न केवल बोलना, बल्कि
एक्टिव लिसनिंग, यदि आपकी भाषा आती है तो जाहिर सी बात है कि दूसरे की भाषा को भी आप समझेंगे, तो आप एक्टिव रहेंगे। जैसे मैं कुछ भी बोलूँ बेटा, मान लीजिए, और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप एक्टिवली थोड़ी सुनोगे मुझे, है ना? तो तभी सुनेंगे जब मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है। तो यदि भाषा ज्ञान है तो आप एक्टिव लिसनर भी बनते हैं, तो लिसनिंग हो जाएगा एक्टिव। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। नहीं, पंछी नहीं है, कोई और है, ठीक है, कोई और बच्चा है, हो सकता है। कभी कभी क्या होता है ना बेटा, अब देखिए मोबाइल में पता भी नहीं चलता कि हमारे नेटवर्क कमज़ोर हैं कि क्या है, ऐसा भी हो जाता है कभी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ रिफ्रेश करते रहा कीजिए, अगर आपका मोबाइल ना चले बंद कीजिए, ओपन कीजिए, चल जाएगा, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। सारे इसका आप देखिए, ये कहानी बड़ी है, 1 2 3 3 पेजेस में है, तो आपको आंसर देना है तीनों पेजेस में। पढ़िए आराम से, फिर आंसर दीजिएगा, और खूब टाइम लेके पढ़िए, 2 मिनट में आराम से, कोई जल्दी नहीं, आसान है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मैं दोबारा आपको ये नहीं दिखाऊंगा, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़िएगा। चलिए पढ़ लीजिए आराम से। नीता तोमर जी समझ सकता हूँ, एक माँ होने के साथ साथ सारे बच्चों से मोबाइल को बचाना कितनी बड़ी बात है। आई कैन अंडरस्टैंड है ना। वैसे पता है वाईफाई सस्ता पड़ता है मोबाइल नेटवर्क से, है ना, लेकिन उसके पीछे ये देखना पड़ेगा घर में कितने लोग मोबाइल यूजर्स हैं, तब उसी के हिसाब से। कहानी को पढ़िए और समझते चलिए। जिन्होंने पढ़ लिया है थोड़ा रुक जाइए, जस्ट अ मिनट, थोड़ा रुकते चलिए, और भी बच्चे हैं, ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए। ओके, अगला पढ़िए, चलिए एक और पैसेज को पढ़िए, आसान है, पढ़िए। अब जो लोग इससे ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो फिर आपको पीडीएफ से ही पढ़ना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इतना टाइम एग्जाम में नहीं मिलेगा बेटा आपको। आपको बढ़िया से दिख रहा होगा मोबाइल में, है ना? मैं रखता ऐसे ही हूँ। अरे क्वेश्चन दे रहा हूँ, रुकिए तो थोड़ा सा बेटा, इतना काहे उतावले हो रहे हैं ओके, थोड़ा वेट किया कीजिए, सब बच्चों को लेके चलिए, अगर आप सबको लेके नहीं चलेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अगर आपने पढ़ लिया है तो वेट कर लीजिए, क्वेश्चन आसान है, कर ले जाएंगे, मुझे पता है। अगर आपको कहानी समझ में आ गई है तो आप आसानी से कर ले जाओगे। स्टोरी अच्छी है ना? ओके, थोड़ा सा और बची है अभी, और पढ़िए।
एक और पढ़िए चलिए। नहीं भूलेंगे, आसान है, नहीं भूलेंगे आप, बस आप पढ़ते जाइए, नहीं भूलोगे आप। कहानी समझ में, कहानी कैसे कोई भूल सकता है? क्योंकि एक स्क्रीन में सब पूरी कहानी नहीं आ सकती ना, मजबूरी है ना, इस वजह से मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखा रहा हूँ। पढ़ लिया? ये तीसरा पेज है, बस लास्ट है ये। ओके, पढ़ लिया है तो बहुत अच्छी बात है। आपको सवाल का जवाब देना है, सवाल को ध्यान से पढ़िएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहानी बहुत अच्छी है, ध्यान से पढ़िए और आंसर दीजिएगा। अच्छी स्टोरी है ना, मुझे भी अच्छी लगी थी। अब देखिए, अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझिए। कहानी तो आपने पढ़ ली, लेकिन लॉजिक नहीं समझते हैं, इसलिए तो गलत हो जाता है। देखिए लिखा है, व्हाई डिड माइक एंड हिज फैमिली डिसाइडेड टू रेस्ट अंडर द थीफ ट्री। यानी उन्होंने क्यों निश्चित किया कि वो पेड़ के नीचे, जो जिस पेड़ में चोर था उसके पेड़ के नीचे वो आराम करें, क्यों डिसाइड किया? आप कुछ बच्चे सी आंसर चुन रहे हैं, तो एक बात बताइए, कोई अगर आप पेड़ के नीचे आप आराम करने बैठे हैं, तो क्या वहां पर आप अपना घर बना लेंगे? बताइए, अच्छा ये बताइए पहले, है? क्या आप वहां पर घर बना लेंगे क्या? और दूसरी चीज आती है डी वाले में कि दैट वॉज द ओनली लास्ट ट्री दैट। अब इसमें लिखा है ओनली लास्ट ट्री, मतलब क्या पूरे जंगल में एक ही पेड़ था क्या? ऐसा, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि शेल्टर नहीं कहेंगे यहाँ पर। देखिए, हाल्ट का मतलब होता है कुछ समय के लिए ठहरना, और शेल्टर का मतलब होता है कि वहीं पर जाकर बिल्कुल रहने लग जाना, बस जाना वहीं, कि हमने किसी के यहाँ आश्रय ले लिया तो बस वहीं रहने लग गए, नहीं। जब आप सफर में होते हैं तो जैसे ट्रेन चलती है ना, तो वो हाल्ट पे रुकती है कुछ समय के लिए, 5, 10, 15, 20 मिनट, घंटे, 2 घंटे के लिए। तो इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा। इट वॉज ए कन्वीनियंट स्पॉट, यानी जिस पेड़ के नीचे वो रुके थे वो सही जगह थी। टेकिंग अ हाल्ट एट नाइट, यानी रात में थोड़ा देर ठहरने के लिए। हाल्ट शब्द को समझिए, इसलिए मैं कहता हूँ कंपटीशन की कहानी है, लेकिन आप इसको बचपन की कहानी समझ गए। कहानी बचपन की, लेकिन सवाल 55 का है, जान लीजिएगा। ये वाला सही होगा। और वो घर बनाने नहीं बैठा था, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा। और एक तो यहाँ के द ओनली द लास्ट ट्री, चलिए आप पता नहीं, कहानी में तो कहीं नहीं लिखा कि एक ही पेड़ था, चलो मान भी लेते हैं, चलो एक पेड़ था, तो वो शेल्टर लेने थोड़ी गया था। तो इसमें बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का क्या होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब मॉरिस। अब बताइए, उतावलापन ले डूबा। है ना? अब देखिए, अब बात को समझिएगा, पॉइंट क्या वो समझना जरूरी है, ठीक है? इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स मॉरिस।
इन चारों में से कौन सा पॉइंट है जो सबसे ज्यादा मॉरिस को डिस्क्राइब करता है? कहानी क्या इस पर बनी है कि कौन अमीर है कौन गरीब है? क्या कहानी इस पर बनी है, या कहानी इस पर बनी है कि कौन लालची है और कौन सीधा साधा सा है? कहानी इस पर बनी है। क्योंकि आप समझिए पॉइंट को, यही तो बेटा कंपटीशन में फर्क है। कहानी इसलिए वो दी गई क्योंकि लिखा है डिस्क्राइब मॉरिस का करेक्टर कैसा, करेक्टर की बात हो रही है। वो एक अमीर है, ये कोई करेक्टर नहीं होता किसी का। उसका बिहेवियर कैसा है, उसकी सोच कैसी है, वो चीज। ग्रीडी एंड इमिटेटेड माइक था वो, यानी ही वॉज ग्रीडी, वो बहुत ग्रीडी था, एंड इमिटेटेड माइक, और हमेशा माइक को क्या करता था, परेशान करता था। अभी तो उसने, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं? लॉजिकली अप्रोच कीजिए। कहानी आसान थी, लेकिन एग्जामिनर आपको इतना आसान देने के लिए तो नहीं पेपर देगा, जाहिर सी बात है। वो पागल तो है नहीं है, होशियार है एग्जामिनर। What did Mike mean when he said he is watching all this from above? इसका क्या मतलब था बताइए? He was telling his wife to have faith in God. ये बी ऑप्शन सही है आपका, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आता है कि why did the thief return to the tree? लिखा है why did the thief, थीफ जो है वो पेड़ पर क्यों आया? पूरी कहानी में कहीं पर भी इस बात का जिक्र ही नहीं है। आपने पूरी कहानी पढ़ी, कहीं पर लिखा था क्या कि चोर पेड़ पर क्यों आया? कहीं लिखा था? आपने पूरी कहानी पढ़ी, इसलिए मैं कहता हूं जल्दीबाजी मत करिए, कहानी को पढ़िए, समझिए। पूरी कहानी में कहीं इस बात का मेंशन नहीं है कि चोर जो है वो पेड़ पर लौट के आया भी था, बिल्कुल मेंशन नहीं है। तो नॉट मेंशन इन द पैसेज, समझ रहे हैं? देखिए जो चीजें आसान होती ना अक्सर वही ट्रैप होती हैं, ये जान लीजिए बस। इतना अगर आप सोच के एग्जाम में बैठेंगे ना तो आप अच्छा कर ले जाओगे, लेकिन इतना भी नहीं सोच लेना कि फिर आप हर चीज में लॉजिक ढूंढने लग जाओ, है ना। हाउ डिड द फेलो विलेजर्स रिएक्ट टू माइक गेटिंग रिच ओवरनाइट? है ना, अभी आपको ये पीडीएफ मिलेगी, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा एक बार फिर से। मुझे पता है ना कि आप लोग एग्जाम में क्या गलती करने वाले हो, इसलिए मैंने प्रैक्टिस बैच के थ्रू, भले ही ये बैच है प्रैक्टिस का, लेकिन जिन्होंने ये निर्णय लिया है कि हमको पढ़ना है, आप लोग एक तो पता है आप लोग थोड़ा फीडबैक नहीं देते हैं, फीडबैक देना चाहिए, है ना। मैंने कहा था जिसको अच्छा लगता है आप मुझे एक फीडबैक व्हाट्सअप कर सकते हैं बढ़िया सा, ठीक है। और नहीं तो फिर मुझे एक क्लास डाउनलोड करके बच्चों को देनी पड़ेगी डेमो के रूप में। देखिए जब विलेजर्स को बताया माइक ने कि वो कैसे रातों रात अमीर हुआ, तो जो गांव वाले थे वो बहुत ही एक्साइटेड थे, जेलस थे ही नहीं, एक्साइटेड थे। नहीं, कुछ लोगों ने दिया है फीडबैक, ऐसी बात नहीं है। जब गांव, देखिए मैं आपने कहानी को पढ़ा ही नहीं है, सही बता रहा हूं बात को। देखिए देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट, साफ साफ लिखा है कि देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट व्हेन दे टोल्ड एवरीवन हाउ दे गॉट रिच। जब उन्होंने बताया कि वो कैसे अमीर हुए,
तो देर किसके लिए आया हुआ है? देर वॉज ग्रेट, देर मतलब जगह की जगह गांव में, यानी गांव के लोगों में क्या थी? एक्साइटमेंट थी। एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है। एक्साइटमेंट किनके बीच में थी? गांव वालों के बीच में। वो तो आज का समय है बेटा कि लोग जलते हैं। पुराने ज़माने में तो लोग खुश होते थे कि चलो फलाना व्यक्ति का जीवन संवर गया। चलिए ठीक है। नहीं, अरे इतना पैसेज बेटा। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप मतलब इतना पैसेज जो है पढ़ के भूल गए, तो इसका मतलब है कि आप एग्जाम में किसी पैसेज को, इससे भी टफ आएगा पैसेज। जिनका टेलीग्राम ओपन नहीं हुआ वो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा भाई। नहीं, हर पैसेज का नंबर होता है। जैसे एक क्वेश्चन का नंबर होता है ना, ऐसे हर पैसेज का नंबर होता है। 425 नंबर का आपका पेपर होता है ना? 425 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा बेटा। पाँच मिनट बाद फोन होने वाली है। चलिए, समझ में आ गई बात। तो मैं वही कह रहा हूं कि अगर आपको इतना सिंपल पैसेज एक बार में समझ में नहीं आया, तो एग्जाम में पैसेज इतना बड़ा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, और इससे टफ हो सकता है। तो आपको एक ही बार पढ़ने का मौका मिलेगा, क्योंकि अगर आप बार बार पैसेज पढ़ेंगे तो आपका पेपर छूट जाएगा। चलिए, ऐसिंग इजी है तो बढ़िया है। ठीक है, देखिए 425 नंबर का पेपर होता है। अब 125 क्वेश्चन होते हैं, 125 से 425 को डिवाइड कर लीजिए, तो पर क्वेश्चन का आपको मालूम चल जाएगा कितने नंबर का क्वेश्चन होता है। सिंपल सी बात है ना? पैसेज तो इतना सिंपल पैसेज को आपको एक बार में ही पढ़ के खत्म कर देना है। मैंने भी पढ़ा था, एक ही बार पढ़ा था, पूरे सवाल के जवाब दिए थे। मैं खुद पहले ट्राई करता हूँ, फिर बताता हूँ बच्चों को। चलिए, कोई बात नहीं। ठीक है, अब जो बच्चे पेड रहे हैं हमारे पहले, जिन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं, तो अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आपका पहली ड्यूटी ये बनती है कि आप अपने पेड क्लासेस में जाकर के अपने क्लासेस का रिवीजन कर लिया कीजिए थोड़ा सा, है ना? उनको देख लिया कीजिए, अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही है। बाकी आपसे मुलाकात करते हैं कल, और चैन वाले बच्चों से करते हैं रात में 8 बजे। ठीक है, सो ओके। जिन्होंने नहीं पढ़ा है अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई परेशानी नहीं। जिन्होंने पढ़ा है मन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, सो गाइस बाय, टेक केयर, नमस्कार, गुड नाइट एंड जय हिंद।